अगर आपको याद हो। सो प्लीज कोई डाउट है फ्रॉम द लास्ट टॉपिक तो आप लोग पूछिए, डिविडेंड के टॉपिक से कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिविडेंड? कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर आगे चलते। तो हमने 235 में जो डेफिनेशन लिखी थी वो हमने जस्ट वैसे इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड का वर्ड लिखा था। अब शुरू करते हैं आगे, जहां पे आप नोटिंग कर रहे थे कॉपी में, उसी के आगे 235 के आगे डिविडेंड का अब लेमन लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है वो हम लिखने जा रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? हमारे पास लेमन लैंग्वेज में डिविडेंड इज शेयर होल्डर्स return on their investment oblique capital in the company। डिविडेंड जो है ना शेयर होल्डर का रिटर्न है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन द कंपनी। बच्चों जो फर्स्ट लेक्चर हमारा था इसमें भी वो लाइव रिकॉर्डिंग में भी नहीं शो हो रहा, तो वीडियो सेक्शन के अंदर लगा हुआ है। फर्स्ट जो चैप्टर है वहां हमने जिस बात ही की थी और एक बेस बनाया था और कुछ भी नहीं पढ़ा फर्स्ट लेक्चर, तो वीडियो सेक्शन से आप देख सकते हैं। जो बैच से दिखेंगे स्टोर में उनको मिलेगा, स्टोर में डायरेक्टली मिलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा वहां पे। अब डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर की रिटर्न है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक क्या कैपिटल के ऊपर, जो पैसा लगाया उसके ऊपर हम रिटर्न देकर चल रहे हैं। और डिविडेंड is part of distributable profits which has been paid out to them। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते हैं जो हम प्रॉफिट का हिस्सा डिवाइड करके चलते हैं, ठीक है। और डेट इज इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑन एन एलोकेटेड as payable to shareholder whenever declared। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है जो आपने कमाया और आपने एलोकेट किया कि हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्या? डिविडेंड। और डिविडेंड is declared as a portion of nominal और face value of a share। ये हम जो देके चलते हैं ये नॉमिनल या फेस वैल्यू की तरह देते हैं, नॉमिनल या फेस वैल्यू की तरह देते हैं। तो जो डिविडेंड होता है ना हमारे पास हम फेस वैल्यू पे देते हैं। तो याद है मैंने आपको बताया था ज्यादातर कंपनीज की पेड अप वैल्यू कितनी होती है? 1, उसी के ऊपर मिलता है। और लॉजिक मैंने बताया था, अदरवाइज तो काफी मोटा पैसा आपको डिविडेंड की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया सभी को? तो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एज अ पोर्शन ऑफ नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। अब चलते हैं आगे। तो मीनिंग क्लियर है डिविडेंड का? हमने जो समझा था प्रॉफिट में से दिया जाता है और प्रॉफिट जो है आपके पास उसमें से हम एलोकेट करते हैं जो हमें लगता है उनका शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब आ रहा है बच्चों टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की आपके पास कितनी टाइप्स हैं? क्वेश्चन आ रहा है आपके पास जो डिविडेंड है उसकी कितनी टाइप्स हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिविडेंड? तो डिविडेंड की कितनी टाइप्स हैं बताओ मुझे बच्चों, कितनी टाइप्स हैं आपके पास डिविडेंड की? कितनी टाइप्स हैं? 2, एक फाइनल और क्या? इंटरिम। तो लिखते हैं फाइनल डिविडेंड।
final dividend it is recommended by board of directors and approved by shareholders at company's AGM after the close of financial year. आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये कहना चाहते हैं डिविडेंड रिकमेंड करने की पावर किसके पास होती है? बोर्ड के पास होती है। तो बच्चों जो डिविडेंड है आपके नॉलेज के लिए वो कौन करता है रिकमेंड? बच्चों बोर्ड। तो आप मुझे बताओ डिविडेंड रिकमेंड करने की पावर किसके पास होती है बच्चों? बोर्ड। क्या अकेला डायरेक्टर डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर सकता है? बोलिए यस और नो। अकेले डायरेक्टर के पास ये पावर नहीं है। ये पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। और ये फाइनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि साल एक बार खत्म हो जाता है, अकाउंट्स फाइनल हो जाते हैं, उसके बाद ये दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड बोल के चलते हैं। ठीक है। नंबर 2, इट इज रिकमेंडेड by board of directors तो इसको जो रिकमेंड करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर्स। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और शेयर होल्डर क्या करते हैं? अप्रूव करके चलते हैं। तो इसकी रिकमेंडेशन जो है आपके नॉलेज के लिए, वो जो रिकमेंडेशन है वो कहां से आ रही है बच्चों? हमारे पास रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर। कहां पे? एजीएम के अंदर। तीसरा, इट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको जो हम डिक्लेयर करते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बात करते हैं। तो बच्चों आप मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है, मैंने आपको चार्ट से समझाया था, पहले साल खत्म होता है, ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, बोर्ड की मीटिंग में अप्रूव होता है, मतलब अकाउंट्स जो भी है, और वहां पे रिकमेंड हो जाता है, उसके बेस पे क्या? डिविडेंड। और फिर शेयर होल्डर मीटिंग में अप्रूव करके चलते हैं उसको। नंबर डी, it cannot be revoked. हम इसको रिवोक नहीं कर सकते। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना। जनरली एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए वो रिवोक नहीं होता। एक्सेप्शन है, कंट्री में वॉर हो जाए, एक आधा केस और हो, या इलीगली गलत तरीके से डिक्लेयर किया किसी ने, पर वैसे एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया आप रिवोक नहीं कर सकते। कोई मजाक नहीं है। कभी कह रहे हो देना, कभी कह रहे हो नहीं देना मत दो, लॉ ने तो मैंडेटरी किया नहीं, पर ये गलत है। डिक्लेयर होने के बाद ये लायबिलिटी बन जाता है, जनरली रिवोक नहीं होकर चलता। और नंबर ई, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन AOA। आर्टिकल में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन की जरूरत नहीं है। मतलब आप सोचो कि आर्टिकल में कुछ अलग से लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे ये नहीं है कि आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड, ऐसा लिखे होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लॉ मेकर ने आपको पावर देके चली है। और नंबर एफ, रेट recommended by board of director shall be the maximum rate। और जो बोर्ड रेट डिसाइड करता है
वो रेट मैक्सिमम है, शेयर होल्डर रेट कम कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। ये शेयर होल्डर्स के पास पावर नहीं है रेट को बढ़ाने की। तो इसमें जो पॉइंट है ना, एक तो पॉइंट नंबर आपके पास बी, इस पे क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन, रिवोक वाले पॉइंट पे क्वेश्चन जनरली आपको मिल जाएगा। अगर मिलेगा तो वैसे तो पूरा लिख दिया हमने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल। तो देखो जो लास्ट 1 घंटे का लेक्चर था पहला, उसके लगाने की वजह से हमें इसमें समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी खास, क्योंकि ऑलरेडी ये बातें मैंने माइंड में सेटअप कर ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर। पॉइंट समझ आया सभी को? चलें फिर आगे। नंबर 2, चैप्टर पूरी तरह से सेम है, पूरा चैप्टर सेम है जो पिछली बार था, सिर्फ एक अमेंडमेंट आई है डिविडेंड के चैप्टर में, वो भी मैंने देखो अमेंडमेंट्स निकाल ली है, क्योंकि मैं एक बार स्टडी मटेरियल से उतारता हूं बच्चों टॉपिक। मैं क्या करता हूं, एक बार स्टडी मटेरियल से टॉपिक को ना एक बार नोटबुक में उतार लेता हूं, फिर मैं स्टडी मटेरियल देखता हूं, जब उसमें कोई चेंज आता है वो मैं देख लेता हूं टाइम टू टाइम कि स्टडी मटेरियल में हमारे पास क्या चेंजेस हैं। तो ये देखो इंस्टीट्यूट ने नवंबर 21 के लिए ऑनवर्ड्स ये अमेंडमेंट दे दी है, तो पूरे उसमें डिविडेंड के चैप्टर में एक ही चेंज है, 124 के अंदर पेनल्टी चेंज हुई है, बाकी पूरा चैप्टर क्या है, सेम है, स्टडी मटेरियल और लॉ भी सेम है। तो ऐसे अमेंडमेंट्स आती है तो इंस्टीट्यूट हमें मटेरियल दे देता है चैप्टर वाइज, फिर दीज आर दी चेंजेस, तो हम उसको एक बार बच्चों पढ़ लेते हैं और हमें वहां से नॉलेज हो जाती है कि भाई ये चेंज आके चला है। चले फिर आगे, डन है। फिर नंबर 2, इंटरिम डिविडेंड। तो कॉमन जो आपके पास नोटिंग है बिल्कुल सेम है, ठीक है, फर्क नहीं होगा। सिर्फ 124 में एक पेनल्टी के अंदर चेंज आया है डिविडेंड के चैप्टर में, बाकी लॉ पूरा सेम है डिविडेंड के चैप्टर का। इंटरिम डिविडेंड इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सेक्शन लर्न करेगा 123.3। इंटरिम डिविडेंड आपकी नॉलेज के लिए हमारे पास क्या होता है, और सेक्शन भी इसका लर्न करिएगा बच्चों इंटरिम डिविडेंड का। तो 2 एजीएम के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। वैसे दोनों के रूल सेम हैं डिविडेंड के चैप्टर में, फाइनल इंटरिम के। जो अलग है वो अब यहां पे आ रहे हैं, इंटरिम के जो पॉइंट अलग हैं वो अब यहां पे आने जा रहे हैं, और पेपर में आने लायक टॉपिक 123 सेक्शन का सब सेक्शन 3 इंटरिम डिविडेंड। नंबर ए पॉइंट, इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहली बात, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, या रिकमेंडेशन वाली बात नहीं होती। पहला पॉइंट क्लियर है। नंबर 2, इट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम। ये आप डिक्लेयर कर सकते हो किसी भी समय, साल खत्म होने के बाद और एजीएम से पहले भी, और साथ में डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज डन आउट ऑफ प्रॉफिट्स before adoption of accounts by shareholders, and therefore interim dividend is said to be declared and paid between 2 AGM। तो हमने तो पहली बात की थी 2 AGM के बीच में होता है, मतलब लॉ में पीछे क्लैरिटी आई, साल के बीच में और साल के बाद एजीएम से पहले भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि ये साल के बीच में ही होता है, मतलब ये नहीं कि आप 21, 22, 20, 21 फाइनेंशियल ईयर में करोगे,
even after the close of financial year and before the AGM you can declare interim dividend. that is to say ये दो AGM के क्या होता है, बीच में होकर चलता है. समझ आया पॉइंट सभी को? तो डिक्लेयरिंग अथॉरिटी क्लियर है इसकी, और साथ में ये कौन सी पीरियड में होता है. नंबर सी, सोर्सेस, पैसा कहां से आएगा इसको देने के लिए. सोर्सेस फॉर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड include sources for declaring interim dividend include surplus in P&L account, profits of financial year in which such dividend is sought to be declared, such dividend is sought to be declared. और तीसरा, profits generated in financial year till the quarter preceding the date of declaration of ID मतलब interim dividend. Profits of financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend. Profits of financial year in which dividend is sought to be declared, surplus in P&L account. मीनिंग अभी समझाता हूं सी पॉइंट का. तीन सोर्स हैं, P&L, फाइनेंशियल ईयर या क्वार्टर से पहले का प्रॉफिट. कुछ ऐसे लिखा है, अभी समझाता हूं, पहले लिख लो. डन है, पॉइंट क्लियर है. लॉ के स्कैनर मैंने मंगवा लिए हैं, उसमें लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन डल के आ गया है. टैक्स के स्कैनर अभी नए वाला नहीं आया, मतलब बजट की वजह से जो चेंजेस आए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो थोड़े दिन में आ जाएगा. तो अभी आपको मैं आज ही देखता हूं, अभी ऊपर मेरे पास पुराना स्कैनर पड़ा हो कोई, आज ही आपको क्वेश्चन दिखाता हूं. तुम्हारे पास है इस समय स्कैनर? और आज ही दिखाता हूं आपको कि इसी से ही लिखते लिखते पेपर आना शुरू हो जाएगा. एक एक टॉपिक अनमोल है, ऐसे थोड़ी ना 6 लेक्चर लगेंगे डिविडेंड के अंदर लगभग, कि एक क्लास में बहुत थोड़ा सा ही काम कर पाएंगे हम, क्योंकि हर टॉपिक से क्या बन सकता है, पेपर का क्वेश्चन बन सकता है. और 6 से 7 मार्क्स का पेपर है. इंटीग्रेट केस स्टडी के लिए फेवरेट चैप्टर है आने के लिए पेपर के अंदर. तो पेपर में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटीग्रेट केस स्टडी कुछ भी आ सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से. और मैं आपको बताऊं, जब हम इस चैप्टर को सीए फाइनल में था, जब मैं इसको पढ़ाता था ना, मुझे सिर्फ 2 लेक्चर लगते, तब भी मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ाता था, मुझे याद है आज भी, और 2 ही लेक्चर लगते थे डिविडेंड में सिर्फ. लेकिन क्योंकि पेपर में ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है और इंटीग्रेट केस स्टडी भी है, इसलिए इस पे 6 लेक्चर लगाने पड़ेंगे मुझे. नहीं तो मैं 2 लेक्चर में करा देता, एक एक वर्ड लिखवा के आपको. लेकिन 6 लेक्चर इसीलिए क्योंकि पेपर 3 स्टाइल से हमें माइंड में डालना है, OMR, इंटीग्रेट केस स्टडी और क्या, सब्जेक्टिव, सभी के एंगल से. अगर एक एंगल से होना पेपर सिर्फ सब्जेक्टिव, पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को पढ़ाने का तरीका अलग हो जाता है. लेकिन अब दोनों पैटर्न से, तीनों पैटर्न से हमें पेपर को माइंड में रख के चलना है. इसीलिए बच्चों, इसीलिए सीए इंटर की हम बोलते हैं लेटेस्ट कोचिंग पढ़नी चाहिए हमेशा, क्योंकि लोग साइड से बेच रहे हैं, पुरानी बेची जा रहे हैं, पेपर काबू ही नहीं आना उन लोगों का. उनको पता लग जाएगा बाद में हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जो स्टाइल है ना पेपर का, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. 100 नंबर का जो ये पेपर है. अब डी पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस. अच्छा पॉइंट है, अगर आपको लॉस हो जाता है
अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाता है तो इंटरिम डिविडेंड दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, क्वेश्चन ये है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपको लॉस होगा तो करंट ईयर में तो पैसा नहीं, करंट का पैसा तो है नहीं आपके पास, तो नेचुरल बात है आपको पास वाला पैसा यूज करना पड़ेगा। तो सावधानी से, अलर्टनेस से यूज करोगे कि नहीं करोगे? बोलिए यस और नो, बोलिए यस और नो। नेचुरल बात है, यस, सावधानी से यूज करोगे। तो लॉ मेकर कह रहे हैं आपको, इफ कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द current financial year up to end of quarter, immediately preceding the date of declaration of interim dividend such interim dividend shall not be declared at a rate higher than average rate of dividend declared by company in last 3 financial years. In last 3 financial year एवरेज रेट से ऊपर नहीं होगा, एवरेज रेट से ऊपर नहीं होगा। कहना क्या चाहते हैं, अगर आपको लॉस होगा तो what shall be the maximum rate of dividend? What shall be the maximum rate of interim dividend? Year 1, Year 2, Year 3 डिवाइड बाय 3 का जो एवरेज रेट होगा। सुनिए, अगर आपको लॉस हुआ है, बच्चों सुनो पहले, अगर आपको लॉस हुआ है तो 3 साल का पिछला जो एवरेज रेट है उससे ऊपर आप देश में डिविडेंड नहीं दे पाओगे। 3 साल की एवरेज दे दी, तो जब आपको प्रॉफिट था तब तो आपने कम दिया। लेट्स से योर एवरेज एज रेट वाज 15%, लेट्स से। तो जब आपको प्रॉफिट नहीं था या आपको प्रॉफिट था तो आप उस केस में 15 से ऊपर नहीं दे रहे थे, तो अब 20 देने का क्या मतलब है लॉस में? बोलिए लॉजिकल है कि नहीं है बात? तो 3 साल का एवरेज रेट क्या करना पड़ेगा? इससे ऊपर नहीं दे सकते, इससे कम दे सकते हो पर इससे बढ़ा नहीं सकते। नोट करें। समझ आया पॉइंट सभी को? तो बोर्ड डिक्लेयर करता है 2 एजीएम के बीच में हो सकता है, साल के बीच में, साल के बाद बिफोर एजीएम भी, और 3 सोर्सेज है, P&L का क्रेडिट, करंट फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर का प्रॉफिट, और एवरेज रेट आपको मेंटेन करना। अभी समझाता हूं सारे पॉइंट, एक ई पॉइंट और लिख लें बस। रेटिफिकेशन interim dividend declaration shall be ratified by ensuing AGM by members। जब बोर्ड इंटरिम डिक्लेयर करता है तो मेंबर एक बार इसको अप्रूव कर देते हैं, कहां पे? मीटिंग के अंदर। वो देने के बाद का एक प्रोसेस है, तो जब भी एजीएम होगी और
उसके बाद उसमें उसको ओके कर देंगे बस, ठीक है। और डिक्लेयर करने की पावर होती बोर्ड के पास ही है। तो एंशोइंग का मतलब होता है कमिंग एजीएम, जो उसके बाद एजीएम आके चलेगी, उसमें रेटिफाई कराना पड़ेगा शेयर होल्डर से। समझ आया पॉइंट? और नंबर एफ, इट इज डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन specifically permits it can be revoked with consent of all shareholders। ये तभी दे सकते हो आर्टिकल में लिखा हो, इसको शेयर होल्डर चाहे तो कैंसिल कर दे, क्योंकि ये पावर बोर्ड की थी। बोर्ड का काम शेयर होल्डर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड का काम जब एक बार शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, बोर्ड उसको कैंसिल नहीं करके चल सकता, जो कि फाइनल डिविडेंड की बात थी। बट इनका काम शेयर होल्डर चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। शेयर होल्डर को लगता है पैसा अभी कंपनी में रहने देते हैं, हमें नहीं लगता कि हमें पैसों की जरूरत है, कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरत है, तो शेयर होल्डर्स चाहे तो डिसीजन को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन एक बार मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, जो कि फाइनल के केस में, फिर शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट रिवोक इट। पॉइंट समझ आया सभी को? रिवोक का मतलब समझते हैं, कैंसिल करना। चलिए अब हमारे पास, अब हम इसका मतलब समझते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, उनसे पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। लॉ दोबारा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। हमारे पास ये 1 अप्रैल 20 से 31/3/21 का समय है, ये एक पीरियड है, ठीक है। और इसके बाद ये यहां पे एजीएम की डेट आ गई 30/9/21, ठीक है बच्चों। और लास्ट एजीएम यहां पे हुई होगी 30/9/20 को। बोलिए यस और नो? ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन आया, ये इंटरिम डिविडेंड कहां डिक्लेयर हो सकता है? पहले बोर्ड डिक्लेयर करते ही तो हमें समझ आ गया। तो लास्ट एजीएम के बाद यहां पे ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 20 और क्या 21, और ये आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। तो इंटरिम डिविडेंड आप यहां भी दे सकते हो और यहां भी दे सकते हो, चॉइस आपकी है। ये पॉइंट समझ आया? ये देखो, लॉ मेकर ने कहा, लॉ मेकर ने आपको कहा, इट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ क्या एजीएम। तो क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एजीएम से पहले यहां भी डिक्लेयर कर सकते हो। और डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड डन आउट ऑफ प्रॉफिट बिफोर अडॉप्शन ऑफ अकाउंट बाय शेयर होल्डर, इट कैन बी सेड इट कैन बी डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एजीएम। और यहां भी आपका इस एजीएम से इस एजीएम के बीच में यही पीरियड आते हैं, ये ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर द क्या फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया? अब क्वेश्चन आया, पैसे कहां से लाएंगे? फ्रॉम वेयर वी कैन मतलब डिक्लेयर द डिविडेंड। तो बच्चों उसके लिए लॉ ने कहा सोर्सेज, प्लीज फोकस करिएगा, भी लिखना है इसको, कोई बात नहीं, समझ लो। पहला हुआ सरप्लस इन P&L अकाउंट, मतलब रिजर्व्स का पैसा, जो फ्री रिजर्व्स में पैसा पास का पड़ा हुआ है। आप जो पैसा हमने पास में कमाया हुआ आज तक का, और वो पैसा किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रिजर्व। हम उस पैसे से डिविडेंड दे सकते हैं। ये हमारा सरप्लस इन P&L का मतलब होता है जो पुराना पैसा जुड़ा पड़ा है, पुराना पैसा, इस साल से पुराना, इस साल को आप छोड़ दो, तो ये यहां से पुराना, यहां वाला पुराना हो गया सरप्लस। ये तो इस साल का हो गया, इस बुक्स के बाद का हो गया, इससे पुराना इधर, ठीक है। तो लॉ मेकर ने आपको कहा सरप्लस इन क्या P&L अकाउंट। प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर। दूसरा आप क्या करो, प्रॉफिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 और क्या 21। ये एक्चुअल में किस साल का डिविडेंड है? 20 और 21। तो इस साल का प्रॉफिट, ये इस साल का जो पूरा प्रॉफिट आएगा, यहां से दे लो। समझ आई बात? और तीसरा
profit generated in financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend. अब क्या हुआ, लेट से आप यहां दे रहे हो इंटरिम डिविडेंड, यहां पे 1/8 को आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, लेट से 1/8 को, तो 1/8 को इंटरिम दे रहे हो, इससे पहले जो क्वार्टर आएगा, क्वार्टर वो आएगा 30/6/21 को, या क्यों लिख दिया मैंने क्वार्टर, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं लिस्टेड खासकर, उनको अपना क्वार्टरली हिसाब बना के मिनिस्ट्री को देना होता है, मतलब उनको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना होता है, तो उनके क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, साल में 4 बार क्वार्टर का हिसाब बनता है, फिर लास्ट में एनुअल बनता है, ठीक है। तो सरकार ने कहा एज ऑन डेट 1 अगस्त को तो P&L बैलेंस शीट बनाना बहुत मुश्किल है, प्रोपोर्शनेट करना बहुत मुश्किल है, खर्चों को, डेप्रिसिएशन को, तो लॉ मेकर ने कहा अगर आपको यहां तक यहां पे दे रहे हो डिविडेंड, यहां पे इसके बाद, तो जब दे रहे हो उससे पहले जो क्वार्टर एंड हो रहा है, उससे पहले जो क्वार्टर एंड हो रहा है 30/6, क्वार्टर 3 महीने का होता है, वहां तक का प्रॉफिट, मतलब ये वाला प्रॉफिट, समझ आई आपको बात। इस प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड देके चल सकते हो। देखिए वर्डिंग लॉ की यही वर्डिंग है, प्रॉफिट जनरेटेड इन फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से जो पिछला क्वार्टर है वहां तक का प्रॉफिट। तो बच्चों आप यहां पे प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 से 30/6/21 तक के प्रॉफिट में भी आप दे सकते हो डिविडेंड। 3 सोर्सेज हैं, आप चाहो तो ये यूज कर लो पुराना, इससे पुराना ये वाला यूज कर लो, या ये वाला, चॉइस आपकी है जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन 30 जून के बाद का प्रॉफिट आप टच नहीं करोगे फॉर पेमेंट ऑफ क्या, डिविडेंड। समझ आया पॉइंट सभी को। तो लॉ मेकर ने ये बातें बोली आपको कि आप पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, सरप्लस P&L, करंट ईयर प्रॉफिट, अगर मान लो यहां पे एक सुने, मान लो यहां पे इंटरिम डिविडेंड करते तो इस साल का पूरा तो P&L बनता ही ना, अभी बोलिए यस और नो। अगर वो यहां पे डिविडेंड डिक्लेयर करते तो पूरा P&L तो बनता ना, अगर यहां पे करते, समझ आई मेरी बात, कोई भी मतलब फेब में करते तो फेब से पिछला क्वार्टर कब खत्म होता, दिसंबर, फिर तो वहां तक का प्रॉफिट लेते, वो तो ये साल खत्म हो गया था इसलिए प्रॉफिट पूरा आ गया हमारे पास 20 और किसका 21, ये खत्म नहीं हुआ, इससे पिछला हमने क्या ले लिया, क्वार्टर लेकर चला है। पॉइंट समझ आया सभी को, नोट करिए। हाँ जी बच्चों, समझ आया आपको, चले आगे। और लॉस होगा तो लॉस होगा आपको, मान लो यहां दे रहे हो लॉस है या यहां दे रहे हो लॉस है, तो फिर बच्चों पास का पैसा यूज करोगे तो रिस्ट्रिक्शन तो आएगी। एवरेज रेट क्या होगा, जो 3 सालों का क्या होगा रेट होकर चलेगा, उससे ऊपर आप डिविडेंड नहीं देकर चल सकते। चले, लिखा सभी ने, समझ आया मीनिंग। अब आगे नंबर 2 एग्जाम्पल। इफ अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड
at the rate of 16% during immediately preceding three financial years, then in case the company incur loss in current financial year, it is permitted to declare interim dividend maximum at the rate 16%. मैक्सिमम एट द रेट 16%। तो बच्चों अगर 16 एवरेज है तो फिर करंट ईयर में भी क्या होगा, 16 से ऊपर नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम क्या होगा, रेट होकर चलेगा। समझ आया पॉइंट सभी को? चलो आगे, क्लियर है मैटर? तो इंटरिम डिविडेंड 123(3) के अंदर सेक्शन लर्न करना टॉपिक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी काइंड नॉलेज के लिए। कोमल एक बार ऊपर जाना, मैडम से पूछना स्कैनर पड़ा है कॉर्पोरेट अदर लॉ का, पेपर 2 इंटर। चलिए फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 123। अब शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 123, प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देश में क्या प्रोविजन है अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो या पे करना चाहते हो? क्या प्रोविजन है? सोर्सेस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला पॉइंट आया, पैसे कहां से आएंगे। इंटरिम का तो हमने लिख लिया, ये एक तरह से फाइनल डिविडेंड का है, क्योंकि इंटरिम का तो जो अलग से पॉइंट था हमने लिख लिया। इंटरिम के सोर्सेज वी हैव डन ऑलरेडी, तो ये फाइनल डिविडेंड के सोर्सेज है। पैसा कहां से आएगा? फ्रॉम वेयर यू कैन पे द इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो पैसा कहां से आएगा? नंबर ए पॉइंट, प्रॉफिट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2। तो मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। तो प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन जाना मैंडेटरी है, मैंने बताई थी आपको ये बात। तो करंट ईयर का प्रॉफिट लेकिन डेप्शन उसमें से चार्ज होना जरूरी होगा। नंबर बी, प्रॉफिट्स ऑफ एनी previous financial years arrived after providing for depreciation for schedule 2 and remaining undistributed, that is
credit balance in P&L account and free reserves. Credit balance in P&L account and free reserves. जो आपका क्रेडिट बैलेंस है P&L अकाउंट का एंड क्या फ्री रिजर्व्स. समझ आया पॉइंट. ये करंट ईयर प्रॉफिट हो गया, ये पास्ट ईयर प्रॉफिट हो गया. यहां पे क्वार्टर वाला तो होता ही नहीं क्योंकि फाइनल होता है साल खत्म होने के बाद है, क्वार्टर वाली तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहां पे. तो करंट ईयर प्रॉफिट और क्या पास्ट ईयर प्रॉफिट्स. समझ आया पॉइंट. और नंबर सी बोथ, ये भी यूज करो, कुछ करंट ईयर का यूज कर लो, कुछ क्या कर लो पास्ट ईयर का यूज कर लो. और नंबर डी मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट for payment of dividend by company in pursuance of a guarantee given by dead government. ये क्या होता है, एक मिनट सुनो बच्चों, फिर लिखना, एक मिनट सुनो प्लीज. कई बार क्या होता है, कई गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी होती है जहां पे ना हाहाकार मच जाता है, कंपनी डूबने वाली, ये है वो है, शेयर होल्डर को लगता है कंपनी डूब जाएगी, पैसा नहीं दे रही डिविडेंड. तो कई बार गवर्नमेंट गारंटी दे देती है अपने शेयर होल्डर्स को कि तुम्हें 2 साल डिविडेंड मिलेगा, हमारा प्रॉमिस है. तो गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दी है तो गवर्नमेंट गारंटी के पैसे देगी, उस पैसे से हम डिविडेंड को क्या करेंगे पे, जो कि बहुत रेयर केस में होता है. गवर्नमेंट ऐसे किसी की गारंटी नहीं देकर चलती. तो अब सुनिए, करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, पास्ट ईयर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, दोनों या गवर्नमेंट की क्या गारंटी वेयर एवर गिवन. समझ आया पॉइंट. These are the sources. What it means, एक मिनट समझो प्लीज. What it means, what it interprets, सुनिए. It means you cannot pay dividend out of loans. अगर आपने लोन लेके मार्केट से पैसा लिया, यू कैनॉट पे डिविडेंड. ठीक है. आउट ऑफ शेयर कैपिटल यू कैनॉट पे डिविडेंड, आउट ऑफ शेयर प्रीमियम यू कैनॉट पे डिविडेंड. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिजर्व विच इज एप्रोप्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यू कैनॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ क्या सच रिजर्व. समझ आई बात. ओनली दीज आर दी सोर्सेज. आपको लग रहा है आप शेयर होल्डर को खुश करने लोन से लेके कर दोगे, सॉरी, यू कैनॉट, यू कैनॉट. समझ आया पॉइंट. तो लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, सिर्फ इस पैसे से ही आप डिविडेंड दे पाओगे, करंट ईयर प्रॉफिट और पास. और दूसरी बात सुनिए, इफ डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, आपके नॉलेज के लिए, इफ डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द रेट एंड अदर थिंग्स. बट इफ डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, लेट्स से पॉइंट नंबर बी, देन यू कैन पे, सम रिस्ट्रिक्शंस विल कम. लाइक इन केस ऑफ इंटरिम 3 साल का क्या है एवरेज रेट. इंटरिम में 1 रिस्ट्रिक्शन है और फाइनल के अंदर 4 रिस्ट्रिक्शन है. अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट से क्या दोगे, डिविडेंड देकर चलोगे. तो जहां पास्ट का पैसा यूज होगा, सरकार बोलेगी भैया देख के यूज करो, रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी. करंट का प्रॉफिट पूरा है तो ठीक है, अच्छा कमा रहे हो, दे दो, हमें क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर. नोट करिए, नोट करिए. समझ आया पॉइंट. जो 30 नंबर का पेपर होता है ना, ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेटेड केस स्टडी, वो बाहर नहीं आती, वो इंस्टीट्यूट आपसे ले लेता है. वो क्वेश्चन पेपर, उसके 2 पार्ट आते हैं, ए पार्ट बी पार्ट. ए पार्ट में केस OMR आता है, तो वो आपसे वापस, तो हमें नहीं पता. हाँ 2-3 बार लीक होके आए हैं कहीं से की, लेकिन जो मैंने देखे हैं कई बार क्या होता है, किसी ने फोटो ले ली अंदर तो लीक हो जाते हैं, इसी साइड पे आ जाते हैं. लेकिन पेपर OMR बहुत आसान आता है लॉ का. टैक्स में फिर भी कैलकुलेशन बेस्ड आता है, मतलब एक तरह से 4 नंबर वाला क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाएगा. लेकिन लॉ में वाकई में
इजी क्वेश्चंस आते हैं ओएमआर। इंटीग्रेट केस स्टडी किसी को नहीं पता वहां पे कौन सी आएगी, बिकॉज कहीं पे भी वो दिखेगी तो सही नहीं, अब बाहर तो आती नहीं वो, ठीक है। लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा इंटीग्रेट करने का तरीका। आप देखना इस चैप्टर से पहले, मतलब इंस्टीट्यूट ने पूरा बुद्धू बनाने का सिस्टम बनाया हुआ है। मतलब ऊपर बहुत बड़ा पैरा दे देंगे, उस पैरे से आंसर नहीं निकलता, आंसर इन्हीं पॉइंट से निकलेगा जो लॉ आपने पढ़ा है। मतलब ऊपर से तो सिर्फ आपको कोई डेट डूट है तो वो देखनी है, सिर्फ कब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे आंसर आपको लॉ बेस ही मिलेंगे। मतलब ऊपर से आंसर नहीं निकलता कि दो बड़े पैरा दिए तो वहां से आंसर निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होकर चलेगा। उसका स्टाइल भी हम सीखेंगे। अब इसका एनालिसिस लिखते हैं, लिख लिया सबने? एनालिसिस, एनालिसिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम capital profits, reserves other than free reserves, loans, share capital, share premium, अनरियलाइज्ड गेन्स। बड़े वाला काटा सबके आगे। क्या यहां से डिविडेंड दे सकते हो? नो, दीज आर नॉट दी सोर्सेज, यू कैनॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ सच मनी। समझ आया पॉइंट सभी को? तो इफ यू वांट टू पे डिविडेंड, तो डिविडेंड आप दे पाओगे तो बच्चों वही सोर्सेज हैं जो अभी हमने पढ़े। यू कैन नॉट पे डिविडेंड आउट ऑफ दीज मनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक बार थोड़ा एग्जाम का पैटर्न देखते हैं। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, अभी तो एक सेक्शन भी पूरा नहीं हुआ। 123, 124, 125, 126, 127 5 सेक्शंस हैं। अभी हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन एक बार हमें देखना है स्टाइल कैसे आता है पेपर का। शुरू से ही हमारा माइंड सेटअप होगा ना पेपर को लेके, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। स्कैनर आपको नया मिल जाएगा, अभी जो है हमारे पास उससे करते हैं वो, तो हम आप वाला स्कैनर भी आने वाला है। अभी उसमें पेज नंबर डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक आधा नए क्वेश्चन वो ऐड ऑन करते हैं बच्चों। कंपनी वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड 13-14 दो इट वुड नॉट अर्न एनी प्रॉफिट ड्यू टू लॉसेस। द कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड डिविडेंड फॉर लास्ट 5 years टू मेंटेन इट्स रेपुटेशन। कंपनी वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड 2 out of accumulated past profit। कैन दे डू सो? दे सकती है कि नहीं, बोली यस और नो। लेकिन रेट क्या होगा बच्चों? एवरेज। एक और, पीईटी लिमिटेड इंकर्ड लॉस इन द ईयर अप टू करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर। कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट 12, 15 और 18। कितना हो गया? 27 और 18 कितना हो गया? 45 डिवाइड बाय 3, एवरेज रेट कितना हो गया? 15 रिस्पेक्टिवली इन 3 years। इन स्पाइट ऑफ लॉस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट 15%। तो बताओ बच्चों, ये 15 देना चाहते हैं, 15 दे रहे हैं, दे सकते हैं? बोले यस और नो? यस, अप टू 15 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए वही 123 लिखा हुआ है सेक्शन लॉस वाले केस में, और रेट आपका एवरेज परमिसिबल लिमिट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। समझ आया पॉइंट? फिर आपके पास क्वेश्चन आया और हमारे पास, अच्छा ये बताओ, ये मैंने ओरली बताया था आपको
क्या हमें डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है क्या? बोलिए, मैंने आपको बताया था क्या रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी है? बोलिए यस और नो? नो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी प्रपोज टू ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फॉर द करंट ईयर, एडवाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स देयरअंडर। क्या मैंडेटरी है कि ऑप्शन है? ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऑप्शन है, वो करना चाहे तो कर ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपनी इच्छा है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर आपके पास लोग कहते हैं सीए फाइनल के क्वेश्चन मुश्किल होंगे, ऐसे ही लोगों ने डरा रखा है बच्चों। ये देखो, ये फाइनल का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। WL लिमिटेड इज फेसिंग लॉस इन ड्यूरिंग द ईयर इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स। कंपनी का 8, 10 और 12, 18 और 12 कितना? 30। 30 डिवाइड बाय 3 कितना? 10। कंपनी 12 देना चाहती है, बोली दे पाएगी 12% इंटरिम डिविडेंड? बोली यस और नो? तो आपने लॉ लिखना है, हेडिंग बनानी है, इंटरिम डिविडेंड इन केस ऑफ लॉस 123.3, और लॉस वाले पॉइंट में वो एवरेज रेट वाली पॉइंट लिखना है, और फिर आपने क्या लिखना है? कंक्लूजन, सिंस द एवरेज रेट इज 10%, कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट ऑफ क्या? 12%। समझ आया पॉइंट सभी को? तो मना किए इसमें, इन्होंने कहा है बोर्ड कैन नॉट डू सो, बोर्ड ये काम नहीं करके चल सकता, बोर्ड के पास ये पावर नहीं है, आपके नॉलेज के लिए। और बच्चों सही कह रहे हैं लॉ मेकर, गलत कह रहे हैं? बोलिए, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना, कि पावर कैसे आ जाएगी आपके पास? ये पावर आपके पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चले आगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट। फिर आपके पास, आपको लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन भी दिखाता हूं अभी, ये तो मई 18 का था हमारे पास। ये देखो, सीए इंटर लेटेस्ट एग्जाम मई 19, लॉस हो रहा है 7, 11, 12 एवरेज रेट है, कितना हो गया? 10%। कंपनी 12 देना चाह रही, दे पाएगी? बोली यस और नो? नो। कंपनी कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना चाह रही है। अच्छा, ये देखते हैं, डायरेक्टर प्रपोज डिविडेंड 15% ऑन इक्विटी शेयर, सेम अप्रूव इन एजीएम, डायरेक्टर डिक्लेयर द डिविडेंड। ठीक है, और अच्छा ये भी टॉपिक हुआ नहीं, 123.5। फिर आपके पास क्वेश्चन एक और देखते हैं, चलो ये देखते हैं एक एक क्वेश्चन ऑरली। मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, तो मैं आपको, आपका जब स्कैनर आ जाएगा उससे सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। मैं तो जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं पेपर किस तरीके का आता है। देखो, सनलाइट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई 22 जनवरी 19 को विद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज। कंपनी ने पहला फाइनेंशियल ईयर 22 जनवरी से लेकर 31 मार्च 20 तक किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 रिवील नेट प्रॉफिट। तो डेप्शन डेबिट किया हुआ है और नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया, इसमें कोई शक नहीं था कि कंपनी को नेट प्रॉफिट था। ठीक है, एक बार ऑनलाइन नेट प्रॉफिट था। फिर आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर 20% इंटरिम डिविडेंड द एजीएम हेल्ड बिफोर होल्डिंग इट्स एजीएम इन लाइट ऑफ दिस। तो आपको बताना है कंपनी ने रूल्स पूरे किए हैं कि नहीं किए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो बच्चों डेप्शन डेबिट था कि नहीं था? बोले यस और नो? बोर्ड कर सकता है यस और नो? प्रॉफिट था कंपनी के पास, ठीक है। अब ये ओके हो गया। कैन कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड अगर ये नॉन प्रॉफिट कंपनी होती? क्या नॉन प्रॉफिट कंपनी देश में डिविडेंड दे सकती है बच्चों? नॉन प्रॉफिट कंपनी देश में डिविडेंड नहीं दे सकते। और अगर पैनल प्रोविजन क्या है 127 में सजा तक के प्रोविजन है, अगर आप डिविडेंड नहीं देकर चलोगे तो व्हाट आर दी पैनल प्रोविजन, वही पूछा हुआ है इन लोगों ने। फिर आपके पास ये देखो नवंबर का, अभी तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं बस पेपर का, कि अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, सेक्शन भी शुरू नहीं किया, तब भी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। कॉमन लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड इन एजीएम हेल्ड ऑन 27 सितंबर। रेफरिंग कब तक पे कर रहे हैं जल्दी बताओ, कितने दिन में पे करना होता है? 30 दिन। तो 27 सितंबर से 30 दिन आप काउंट कर लोगे। और कब अनपेड डिविडेंड में जाएगा? 30 दिन के बाद अगले 7 दिन। डेट्स बतानी थी आपको पेपर में, समझ आई पॉइंट? बता सकते हैं हाथ से कैलकुलेट करके, डेट्स में तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं। फिर आपके पास ये इन्वेस्टर एजुकेशन फंड के ऊपर है, यहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं।
चलो बस इतना ही इसमें देखते हैं। तो मेरा पॉइंट आपको समझ आया कि बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, आप डिविडेंड जब डिक्लेयर करते हो तो आपको इनको रूल्स को आपको क्या करना है, याद रख के चलना है। तो बस अभी इतना ही करेंगे, अगला टॉपिक लंबा है, इतनी देर में हो नहीं पाएगा। तो मुझे जल्दी बताओ 123(3) पढ़ा हमने, किसका सेक्शन है, इंटरिम। सोर्सेज उसके अलग हैं, फाइनल के 4 सोर्सेज है, ए बी सी और क्या डी, उसके 3 सोर्स है ए बी सी, ठीक है। वहां गवर्नमेंट गारंटी वाला पॉइंट नहीं है। और साथ में आपके नॉलेज के लिए वहां लॉस में एक ही कंडीशन है, कितना रेट है, एवरेज। यहां जब आगे पढ़ेंगे तो 4 कंडीशंस के आसपास आएंगी जब लॉस की बात होगी और पास से फाइनल के अंदर। और साथ में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, वो हमने फाइनल डिविडेंड में देख के चला है। इट इज मैंडेटरी कि आप डेप्रिसिएशन क्या करिए, प्रोवाइड करिए। शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल लोन के वैसे से यू कैन नॉट पे डिविडेंड। समझ आया पॉइंट, कोई डाउट है पूछिए, फिर चलते हैं आगे। तो स्टाइल देखा आपने, क्वेश्चन यहीं से बनना है। और ये क्वेश्चन जो इंटरिम डिविडेंड का लॉस का है ना, पता नहीं कितनी बार पेपर में आ गया, ठीक है ना। अब ये लेटेस्ट स्कैनर आएगा, उसमें जुलाई के भी पेपर होंगे, ठीक है। और आप देखना कि हमें मतलब लगेगा ही नहीं कि ऐसा कि एग्जाम का क्वेश्चन कोई भी चैप्टर का मुश्किल है, क्योंकि बच्चों हम इसका एनालिसिस बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। डिटेल में पढ़ने से चीजें आसान हो जाती हैं, बस यही फर्क है। और फाइनल तक के भी क्वेश्चन आप देखोगे इसके अंदर मिलेंगे आपको, कोई मुश्किल नहीं होकर चलेंगे। डन है, चलें फिर आगे, चलिए ठीक है बच्चों।